तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु भिंडी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। दुधारू पशुओं को थैलेरिएसिस रोग से बचाने के उपाय और उसका नियंत्रण। गेहूं की फसल में दाना भरते समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सब्जी वाली फलों के अंतर्गत भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय बुवाई के लिए उपयुक्त है। तो वो इस फसल से आगे चलकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर इसकी खेती करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर दुर्गेश सिंह से। किसान भाइयों, आपको चाहिए कि भूमि किस तरह की हो, इसके लिए आवश्यक है भिंडी के लिए अच्छा जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट भूमि अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6.8 से 7.5 के मध्य हो। बीजों के उचित जमाव और फसल की उचित बढ़वार के लिए दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। किसान भाइयों, आप इस समय भिंडी की बुआई प्रायः आलू, मटर, सरसों इत्यादि की कटाई के बाद करते हैं और इन फसलों की कटाई के बाद खेत में नमी नहीं रहती है। यदि खेत में आपके नमी नहीं है तो एक सिंचाई आप पलविदा के रूप में कर लीजिए। अब बात आती है खाद तथा उर्वरक की। तो भिंडी के लिए यदि मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो तो आप जो परिणाम आए उसके अनुसार उर्वरक दीजिए। और यदि उर्वरक की सब ये जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है आपके पास, तो सामान्यतः आप 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में डाल दें और इसको बुवाई से 15-20 दिन पहले खेत में डालिए और अच्छी तरह से जुताई करके 3-4 बार हैरो पाटर चला के खेत को पर्याप्त बराबर कर लीजिए। जो आपके रासायनिक उर्वरक हैं उनमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन हम टोटल उसमें करते हैं, लेकिन भिंडी के लिए जो संस्तुति है हमारी उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की होती है। इससे ज़्यादा आप नहीं करें, जिसमें से आधी मात्रा नाइट्रोजन की, संपूर्ण फास्फोरस पोटाश खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में डाल दें। अब किसान भाइयों, बात आती है प्रजातियों की। तो इस समय ग्रीष्मकालीन में आप कोई भी प्रजाति, इस समय आपको परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय, पंजाब 7, पंजाब पद्मिनी, पंजाब 8, काशी प्रगति, काशी विभूति, बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो जो भी प्रजाति आपको मिल जाए आप उसको ले लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी बीज की बुआई करें, खेत तैयार करने के बाद जब बीज की बुआई करते हैं तो 24 घंटे पहले बीज को पानी में भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद जो सख्त या कठोर बीज होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, वो नीचे पानी में बैठ जाते हैं। और जो कोमल बीज या कटे फटे बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैर के ऊपर आ जाते हैं, तो उनको आप निकाल के बाहर कर दीजिए। और जो नीचे तली में बीज बाल्टी के बैठ जाते हैं उनको आप छाया में सुखा दीजिए। और छाया में सुखाने के बाद फिर बीज को आप अच्छी तरह से उसको सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद उसमें कवकनाशी दवा, जिसमें आपकी थायराम, कैप्टान, एग्रोसनजियन कोई भी दवा आपको मिल जाए, तो 2 से 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। उसके अनुसार बीज मिला करके बीज को उपचारित कर लें। इस फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होता है।
ऐसे में यदि आप रोगनाशी दवाओं से शोधन के बाद इमिडाक्लोप्रिड 70 WS की 6 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीज का शोधन कर लेते हैं तो इन कीटों का प्रकोप फसल पर नहीं होगा। और उपचार करने के बाद फिर आप तैयार खेत में बीज की बुआई कर दें। जहाँ तक बुआई का प्रश्न है, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, तराई भावर क्षेत्रों में भिंडी की बुआई 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच आप ग्रीष्मकालीन फसल के लिए कर सकते हैं। और इस समय बीज की मात्रा आपकी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाकर कतारों में बीज की बुआई करिए और बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बीज को बुआई ना करें। इस तरह से अगर बीज की बुआई आप करते हैं तो 7-8 दिन के बाद बीज का अंकुरण होना प्रारंभ कर देता है। बीज का अंकुरण ये ध्यान रखिए तभी होगा जब मृदा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। 20 से नीचे अगर तापमान है तो बीजों का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता है। उसके बाद कुछ रासायनिक उर्वरक ये खरपतवारनाशी भी हैं जिसमें हम लाशों का उपयोग करते हैं। बुआई के बाद 2.5 किलोग्राम प्रति सक्रिय अवयव के रूप में इसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव बुआई के बाद और उगने से पहले कर देते हैं और उसके बाद 45 दिन बाद एक निराई गुड़ाई कर देते हैं तो हमें खरपतवारों से निजात मिल जाती है। सिंचाई के लिए आप ये ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, खेत में पानी नहीं भरना चाहिए और हल्की नमी हर समय उसमें बनी रही जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से पौधे कर सकें। ग्रीष्मकालीन का मौसम है तो इस समय प्रत्येक सप्ताह एक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट के एक भाग 30-35 दिन की अवस्था पर, दूसरा भाग 55-60 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देते हैं। इसके बाद भी यदि आपको देखते हैं कि आपके पौधे कुछ कमज़ोर हो रहे हैं, उन पर पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहा है, परागण क्रिया नहीं हो रही है और पौधों की वृद्धि ठीक से नहीं हो रही है तो आप 2% यूरिया का घोल यदि फूल आने की अवस्था पर, जब उसमें कलियां आ जाती हैं फूल वाली, उस समय वो कर देते हैं तो उससे 10 से 15% पैदावार में वृद्धि हो जाती है। इसमें मुख्य समस्या आती है कीटों में जैसिड की। जैसिड हरे रंग के पौधे कीड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे और पत्ती की निचली सतह पर रहते हैं जो पौधे का पत्तियों से रस चूसते हैं। और इसी तरह से चूसने वाले कीड़े जो है माहू है और एक सफ़ेद मक्खी है जो वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाती है। तो इन तीनों कीटों की रोकथाम के लिए आप पौधों पर मेटासिस्टा या रोगर 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब कभी कभी खेत में कुतरा कीट की समस्या होती है तो बुवाई के समय यदि आप फ्यूराडॉन बाज़ार में मिलता है, दानेदार होता है 3% का, इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले खेत की अंतिम जुताई के समय डाल देते हैं तो कुतरा कीट की समस्या आपके में नहीं रहेगी। अब एक कीट होता है जो कि फलियों को काट करके छेद कर देता है, बोरर जिसे कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपको सेविन दवा बाज़ार में मिलती है, उसका प्रयोग करें या मेलाथियान 1% का घोल बना करके उसका छिड़काव आप कर दीजिए तो उससे भी आप जो बोरर है या कीट फलों में छेद करने वाला कीट है उसकी रोकथाम हो जाती है। या क्लिक्स कार्बाइड के नाम से दवा आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब बीमारियों में मुख्य रूप से उस पर एक तो पीत शिला रोग की समस्या होती है, लेकिन वो गर्मी वाला मौसम है तो इस समय इसकी समस्या कम मिलेगी आपको देखने को। तो इसके लिए आप, मैंने जैसे बताया आपको, अर्का अनामिका है, पंजाब पद्मिनी है, इस तरह की प्रजातियां का चयन करें। और गर्मी के मौसम में आपको 45 से लेकर 48 दिन के बाद फूल आ जाता है और आपको 50 दिन की अवस्था पर इसमें फल मिलना आरंभ हो जाएगा। प्रजाति के अनुसार उनके आकार जब फलियाँ मुलायम हो तभी उसकी तुड़ाई कर लें और तुड़ाई अधिकतर सुबह के समय पर या फिर शाम के समय पर करें, तेज़ धूप में तुड़ाई न करें। और तुड़ाई के बाद जो भी फल आपके हैं उनमें किसी भी प्रकार का कटा हुआ है, बीमारी से ग्रसित फल है या कुछ तरह से रोग ग्रसित है तो उसको निकाल के बाहर कर दें और बाकी आप उन फलों को लेकर के करते हैं तो इस तरह से आपको अच्छी सी पैदावार मिल जाएगी। और इस समय आप 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार फलियों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई डेयरी व्यवसाय से अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी पशुपालकों की लापरवाही के चलते इनके दुधारू पशुओं में फिलेरिएसिस बीमारी देखने में आती है, जिससे पशु का दुग्ध उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही साथ समय से इस रोग का उपचार नहीं करने पर पशु की मौत भी हो जाती है। तो पशुपालक भाई इस बीमारी से अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, इस विषय पर अपने सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर राजीव रंजन। आज आपको हम दुधारू पशुओं में होने वाले एक प्रमुख रोग के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, जिस रोग का नाम है थैलेरियोसिस। थैलेरियोसिस यह एक रक्त की बीमारी है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देना चाहेंगे। थैलेरियोसिस एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मुख्य रूप से रोमंथी पशुओं में होता है। रोमंथी पशुओं का कहने का तात्पर्य है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी में होते हैं, लेकिन दुधारू पशुओं में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। जहाँ तक नस्ल की बात है, देसी नस्ल की पशु में थोड़ी सी इस बीमारी का प्रकोप कम होता है और इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से संकर नस्ल या विदेशी नस्ल के पशुओं में होता है। वैसे तो यह रोग गर्मी के सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। तो इस रोग को लक्षण के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रमुख लक्षण है जिसे देखने के बाद हम सोच सकते हैं कि बीमारी हो सकता है। तो रोग की प्रारंभिक अवस्था कहने का तात्पर्य जैसे किलनी पशुओं में खून चूसने के लिए बाइट करती है, काटती है, तो उस समय जब ये पशु परजीवी लसिका ग्रंथि में प्रवेश करती है तो सूजन हो जाती है। तो जिससे आप देख सकते हैं गले के नीचे सुपरफिशियल लिम्फ नोड जो है उसमें सूजन आ जाती है और काफ़ी बड़े आकार की हो जाती है। आप उसे देख सकते हो कि गले के नीचे गांठ ऐसी बन गई, तो आप समझ सकते हो। और शारीरिक तापक्रम काफ़ी अधिक हो जाती है, 104 डिग्री से लेके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है, मतलब उच्च तापक्रम, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है पशुओं में। उसके बाद पशु खाना पीना थोड़ा कम कर देती है, एनीमिक हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे जब वो रक्त में जाएगी तो रक्त की कमी होने के कारण एनीमिया डेवलप हो जाता है, जिसके कारण कि वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती, कभी कभी गिर भी जाती है और बाद में ट्रैक्ट रिस्पायरेटरी श्वास संबंधी विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो फुफ्फुस के इन्फ्लामेशन होने के कारण उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके साथ अगर दुधारू पशु है तो उसमें दूध उत्पादन काफ़ी गिरावट आ जाती है। अगर कोई बछड़े हैं तो उसकी शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाएगी। लेकिन और भी कुछ रक्त परजीवी होते हैं जिसमें भी कि शारीरिक तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से हम कह नहीं सकते हैं कि थैलेरियोसिस ही होगा। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण पशुओं में प्रकट हो तो इसके लिए तुरंत उपचार कराने की आवश्यकता है। तो इसके लिए पशु चिकित्सक की सलाह से आप निदान कर सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाए, पशु चिकित्सालय में जाए तो ब्लड रक्त परीक्षण करके इस परजीवी को पहचान किया जा सकता है और हर पशु चिकित्सालय में ये सुविधा उपलब्ध है। रक्त परीक्षण के उपरांत डायग्नोसिस होने के बाद इसकी हम निदान भी कर सकते हैं। इसके लिए बाजार में मेडिसिन भी उपलब्ध है, बहुत सारे नाम से आते हैं। जैसे ब्यूपरवाक्यून इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। हम जिसको 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से अंतः मांसपेशियों में लगाते हैं और ऐसे हम कहते 1 ml प्रति 20 किलो शारीरिक भार के हिसाब से लगाते हैं। एक बार ये इंजेक्शन लगती है तो सही हो जाती है। तो लेकिन इतना होने के बाद भी कभी कभी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण यही कि किसान भाई सही समय पर उसका निदान नहीं करवाते, सही समय पर उपचार नहीं करवाते। तो मेरा किसान भाई से अनुरोध है कि जब भी कभी किसी पशुओं में शारीरिक तापक्रम की वृद्धि हो, एनीमिया हो, कमजोर हो जाती हो, रक्त अल्पता होता हो और दूध की गिरावट हो, ये सब लक्षण आते हैं तो तुरंत जो है पशु चिकित्सक से सलाह मशवरा करके रक्त परीक्षण करके रोग की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। एक और बात मैं बताना चाहूँगा किसान भाई को, इसका रक्षा वैक टी नामक नाम से बाजार में टीका उपलब्ध है। ये किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके उनसे व्यवस्था करवा के अपने पशुओं को टीका करवा सकते हैं। टीका करवाने के बाद वो पशु आपके इसके लिए उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता
डेवलप हो जाती है, वो लड़ने के लायक हो जाती है, उसमें फिर ये रोग का संक्रमण नहीं होता। 3 महीने से ऊपर के काफ में हम लगाते हैं 3 ml सबकट लगाते हैं और साल में फिर एक बार लगाते हैं। पशुपालकों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी पशुओं में आती कैसे है, क्योंकि किसी भी बीमारी के फैलने का कोई ना कोई कारण होता है, जिसकी जानकारी पशुपालकों को होना चाहिए, जिससे शुरुआत में ही बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो ये बीमारी पशुओं में कैसे फैलती है, आइए जानते हैं। थैलेरियोसिस रोग एक थैलेरिया एनुलाटा नामक परजीवी से दुधारू पशुओं में होता है और पशुओं में इसका संक्रमण मुख्य रूप से चीचरी के काटने से होता है। अगर किसी भी डेयरी फार्म में एक भी पशु संक्रमित है इस रोग से और उस पर चीचरी लगे हुए हैं, तो एक चीचरी जितने भी पशुओं को काटेगी, खून चूसेगी, वो उसको संक्रमित कर देगी। जैसा कि आपको बताया गया कि ये बीमारी परजीवियों यानी कि किलनी, चिचड़ी इत्यादि से फैलती है, तो क्यों ना हम इन्हीं का नियंत्रण सही तरीके से कर लें। यदि इनका नियंत्रण सही समय पर हो गया तो इस बीमारी की दूर दूर तक आने की कोई भी संभावना ही नहीं रहेगी। तो आइए परजीवियों के नियंत्रण पर भी जानकारी लेते हैं। जानते हैं कि यह रोग चीचरी से फैलता है, तो पशुओं को चीचरी मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो संक्रमण हो जाएगी। तो हर समय पशुओं को चीचरी मुक्त रखना पड़ेगा। तो चीचरी मुक्त रखने के लिए हम कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं। इसमें अमितराज है, डेल्टामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है। ये साइपरमेथ्रिन है 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के हम पशु के शरीर पर लगाते हैं। डेल्टामेथ्रिन है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला घोल बना के पशु को साफ करते हैं, या आप उस पर रगड़ सकते हैं कपड़े भिंगा के। जहाँ पशुशाला है उसको साफ सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि चिचरी उसी में उत्पन्न होती है, उसमें भी रहते हैं। तो उसका आप पशुशाला में भी छिड़काव कर सकते हैं, पशुशाला के आसपास भी छिड़काव कर सकते हैं। जब भी चिचरी आपको दिख जाए अगर, तो उसको आप हाथ से भी निकाल सकते हैं और उसको जला भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में बालियों में दाना बन रहा होगा और इस समय फसल को सिंचाई की विशेष जरूरत होती है। साथ ही इस समय फसल में कुछ समस्याएं भी आती हैं, उनसे बचाव करना भी जरूरी होता है। तो गेहूं की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा। अभी वर्तमान में जो गेहूं की फसल आपके खेतों में लहरा रही है, इस फसल में आप देखेंगे कि कई बार जिन समय पर बोनी की है उन फसल में बालियां आ गई हैं और गेहूं की जो फसल है वो दूध वाली अवस्था में है। गेहूं की फसल में सिंचाई मिट्टी के प्रकार और फसल की जल मांग के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप सही समय पर फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूं की फसल कमजोर हो जाएगी और आपको कम उत्पादन ही प्राप्त होगा। इसलिए फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। जहाँ समय से बोनी की है वहाँ दुग्धावस्था और कई जगह फसल की फ्लावरिंग या फूल आने वाली अवस्था है, इन दोनों ही अवस्था पर सिंचाई की जरूरत होती है। और इसके बाद जब फसल में दाने का पकाव होता है, दाना में जब दूध गाढ़ा बनने लगता है, जिसको हम डफ स्टेज बोलते हैं, उस अवस्था पे भी किसान भाइयों को सिंचाई खेत में लगानी चाहिए, यदि खेत में नमी का अभाव है तो। और ऐसी स्थिति में नमी की कमी नहीं होना चाहिए, अन्यथा दाने आपके सिकुड़ जाते हैं और पैदावार आपकी कम होती है। तो इससे बचने के लिए आप ध्यान रखें कि जो गेहूँ में सिंचाई ये क्रांतिक अवस्थाएँ हैं, इन पर पानी अवश्य मिल जाए। और अभी वर्तमान में 2-3 अवस्थाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो फूल वाली अवस्था में, जहाँ किसान भाइयों के यहाँ गेहूँ की फसल में फूल आ रहा है, वहाँ वो पानी लगाएं। दूसरी अवस्था जब दाने में दूध बन रहा है, उस अवस्था पर लगाएं, इसे दूधिया अवस्था बोलते हैं। और तीसरी अवस्था जब दाने में दूध गाढ़ा बनता है, जैसे डफ स्टेज बोलते हैं, इन अवस्थाओं पर सिंचाई के पानी का प्रबंध करें तो निश्चित रूप से आपकी फसल की अच्छी पैदावार आपको मिलेगी।
सिंचाई के पानी का सदुपयोग हो, इसके लिए आप फुहारा विधि से पानी लगा करके पानी की बचत कर सकते हैं। 30 से 40% तक पानी इस विधि को मात्र अपनाने से ही बच जाता है। तो सिंचाई जल जहाँ पर सीमित है वहाँ इस विधि का किसान भाई उपयोग करें। गेहूं की फसल में कंडवा रोग का भी प्रकोप होता है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में काला चूर्ण जैसा दिखाई देने लगता है और उन बालियों में दाने भी नहीं बनते। यह रोग हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने लगता है, इसलिए रोग की प्रारंभिक अवस्था पर ही नियंत्रण करें। फिर इसमें देखें कि इस फसल में जो नुकसान करने वाली बात जो अभी आती है, देखी जा रही है कई फसलों में। कई किसान भाइयों ने लोकवन किस्म का बीज लगाया है और उस किस्म में आपने देखा होगा कि फसल की जो बाली है उसमें बजाय दानों के निर्माण के स्थान पर वहाँ पर काला बारीक महीन पाउडर जो है भर जाता है। इसे हम कंडवा रोग बोलते हैं। और इस बीमारी के आने के बाद ये पाउडर यदि हवा के द्वारा स्वस्थ पौधों में पहुँचकर वहाँ भी ये अपना ये रोग फैला देता है। तो इस प्रकार साथ ही सिंचाई के पानी के साथ में भी इस फफूंद के जो स्पोर्स हैं वो एक स्वस्थ पौधे तक पहुंच जाते हैं बीमारी पौधे से और खेत में बीमारी काफ़ी संख्या में फैल जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसी बालियों को पन्नी से ढककर बारीक धारदार चाकू हो, यदि चाकू नहीं है तो एक तेज ब्लेड से नीचे से उस बाली को काट लें, जिससे पाउडर जो काले रंग का है वो आपके खेत में कतई भुरके नहीं, उसका भुरकाव ना हो और वो गिरे नहीं। पॉलीथीन रखने के बाद इन बालियों को सावधानीपूर्वक निकाल करके जला दें, नष्ट कर दें। और खेत में दवा यदि आप डाल सकते हैं तो कार्बनडाजिम दवा जो आती है उस दवा का उपयोग करें। 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें और यही सावधानी बरतें जिससे ये बीमारी और भी पौधों पर न पहुंचे और फैले नहीं। गेहूं की फसल में कभी कभी चूहों का भी प्रकोप होता है। यह गेहूं की जड़, तना और बालियों को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए इन चूहों का नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। जहाँ तक इस समय कई बार खेतों में चूहों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, तो चूहों के प्रकोप से बचाने के लिए आप खेत में यदि नमी बनाए रखेंगे तो चूहों का प्रकोप कम हो जाता है। फिर भी आप देख लीजिए ऐसे बिल चूहों के पता करना होंगे जिनमें चूहा अभी निवास कर रहा है। इसके लिए आपको उन बिलों के छेद जाकर के बंद करना होंगे जहाँ के चूहों के बिल दिख रहे हैं। तो ऐसे छेद बंद करने के बाद या दूसरे दिन आप जाते हैं खेत में, जिन बिलों में छेद दोबारा बन गए हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर चूहे का अभी निवास है। और ऐसे ही चिन्हित किए गए बिलों पर आपको अखबार में या पत्ते पर विषाक्त पदार्थ रखना है, जो जिंक फास्फेट दवा जो आती है चूहे मारने के लिए, उसको आप 96 ग्राम आटा, 2 ग्राम दवा और 2 ग्राम खाने का तेल के अनुपात में मिला लें। ये तीनों दवा मिला करके और पत्ते पर या अखबार पर उस जो बिल के पास जो आपने चिन्हित किए हैं जहाँ चूहे का निवास है वहाँ जाकर रख दें, तो ये चूहा उनको खाकर मर जाएगा। तो इस प्रकार से चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। गेहूं की फसल में दीमक नामक कीट का भी प्रकोप होता है, जो कि गेहूं के पौधों की जड़ और तनों को काटकर खोखला कर देती है, जिसके कारण गेहूं के पौधे सूखने लगते हैं और उनके उपज में कमी आ जाने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई बार दीमक का प्रकोप यदि खेत में आपको दिख रहा है, जहाँ हल्की मिट्टियाँ होती हैं, बलुई दोमट मिट्टियाँ हैं, ऐसे क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप भी फसल पर प्रकोप दिखाता है। और उसकी पहचान ये है कि आप पौधे को जब खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से पौधा ऊपर खिंचाता है, जड़ें कटी हुई दिखाई देती हैं आपको। तो इस दीमक के नियंत्रण के लिए सिंचाई के पानी के साथ में क्लोरोपाइरिफास दवा आती है बाजार में, आप इसको ले लें और 3 से 3.5 लीटर दवा 1 हेक्टेयर के मान से आप सिंचाई के पानी के साथ में, जहाँ से सिंचाई का पानी खेत में जा रहा है उसमें घड़े में दवा मिलाकर रख दें और बूंद बूंद करके ये सिंचाई के पानी के साथ में दवा आप मिलाते हुए खेत में दवा को भेज दें। तो ऐसे खेतों में जहाँ पर दीमक का प्रकोप है वो नष्ट हो जाएगी दीमक, और आपकी फसल जो है सुरक्षित रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बुजही आजमगढ़ के संजीव सिंह ने। आपने आम के बाग में माल फार्मेशन रोग के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आम में मंजर निकलने से पहले कुछ ऐसी विकृतियां होती हैं जो जिसके कारण मंजर उसमें नहीं आता है, बल्कि विकृति के रूप में उसमें एक नया तरह का मंजर की जगह पर हो जाता है, जिसको महंगे माल फॉर्मेशन कहते हैं या आम का गुम्मा रोग कहते हैं
यह दो तरह का होता है। सबसे पहला है कि वेजिटेटिव ग्रोथ में जो नई जब पत्तियां निकलती है, नई कली निकलती है, वह बहुत छोटी छोटी गुच्छे के रूप में एक ही जगह हो करके और उसमें बढ़वार रुक जाता है। दूसरा है जब मैंगो में, आम में मंजर निकलता है उस समय, उसमें क्या होता है कि मंजर की जगह पर हरी छोटी पत्तियों की तरह फूल ही रहता है, लेकिन वह उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है और उसमें फल नहीं लगता है और वह भी गुच्छे की तरह हो जाता है। वह देखने में लगेगा कि कुछ अन्य जो मंजर है उससे कुछ हरापन लिए हुए और बहुत घना दिखाई पड़ता है, वह माल फॉर्मेशन है। उसमें एक भी दाना आम का नहीं लगता है। इसका कारण आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने एक सही निदान अभी तक नहीं निकल पाया है। कुछ अनुमान लगाया जाता है कि यह एरियोफिड माइट के चलते होता है। हम लोगों ने टीच करके देखा है, उसमें एरियोफिड माइट चलती हुई दिखाई पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फिजियोलॉजिकल डिजीज है और हार्मोनल डिफिशियंसी या डिसबैलेंस होने के कारण यह होता है। कुछ पैथोलॉजिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, यह फंगस के कारण होता है। इस तरह से मिला जुला के बहुत सारे कारण एक साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए इसके कंट्रोल के लिए, इसके नियंत्रण के लिए हम लोग कई तरह की बातें बताते हैं। सबसे तो पहला है कि इसके जितने भी माल फॉर्मेशंस हैं उसको तोड़ करके इकट्ठा करके ज़मीन में गाड़ दें। दूसरा है, इसके लिए आपको डाइकोफॉल 3 ml और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके तोड़ने के बाद छिड़काव करने से फिर दूसरी टहनी में इसका आक्रमण नहीं होता है। किसान भाइयों, आम के छोटे पौधों में इस रोग का प्रकोप बड़े वृक्षों की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए छोटे पौधों को इस रोग से बचाने के लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है, जिसके अंतर्गत पौधों में संतुलित खाद्य उर्वरकों का प्रयोग उचित समय से करना चाहिए। इसके अलावा आम के बाग में वृद्धि हार्मोन्स का भी प्रयोग करना चाहिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में आप प्लानोफिक्स का भी छिड़काव कर सकते हैं और 4 लीटर पानी में 1 ml प्लानोफिक्स मिला करके और उस पर छिड़काव करने से भी इस रोग में नियंत्रण होने की संभावना रहती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010854599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केले की खेती पर एक सफल किसान का अनुभव। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।